नंद की सगाई पर अमीर बहू की डिजाइनर वर्सेस गरीब बहू की देसी ड्रेस का तड़का। सुबह की हल्की धूप आंगन में बिखरी थी। रसोई से गर्म चाय की खुशबू आ रही थी। घर के छोटे से आंगन में पार्वती देवी चौकी पर बैठी सब्जी काट रही थी और उनकी दोनों बेटियां नंदनी और आरजू अपने अपने काम में लगी थी। माँ, देखो ना, मेरी फ्रेंड्स सब ने नई ड्रेस ऑर्डर की है पार्टी के लिए और मैं वही पुरानी ड्रेस पहनूं। बिटिया, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, सादगी भी अपनी पहचान होती है। हाँ माँ, सादगी जो बस हमारी किस्मत में है। दूसरों की तरह अगर थोड़े पैसे होते तो मैं भी डिजाइनर लहंगा पहनती। तो लेना आरजू, ये ड्रेस ले ले, मैंने खुद बनाई है। सादी है पर देख जरा। इतने में पीछे से आवाज आती है। नंदनी ने अपने हाथों में नीली अनारकली ड्रेस थमाई। उस पर महीन जरी का काम था, सिंपल मगर बेहद ही खूबसूरत। अरे वाह नंदिनी, क्या खूब बनाई है तूने। सच में तेरे हाथों में तो जादू है बेटी। अच्छा है, पर मेरी पसंद का नहीं। खैर, माँ ने मना किया है पैसे देने से, तो क्या कर सकती हूँ। आरजू, कभी कभी सादगी ही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। नंदिनी से कुछ सीख ले, हर काम में हुनर है इसमें। बस यही बाकी रह गया था, हर जगह नंदिनी की तारीफ, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। उसने भीतर ही भीतर तय कर लिया। देखना माँ, जब हमारी शादी होगी और हम एक ही घर में जाएंगे ना, तो सबको पता चल जाएगा कि असली चमक किसकी है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में तय हो चुकी थी, भगवती देवी के भव्य बंगले में। नंदनी की शादी उनके बड़े बेटे राजन और आरजू की शादी छोटे बेटे आदर्श से होती है। शादी का दिन किसी सपने से कम नहीं था। मालाओं की खुशबू, शहनाई की गूंज और सजे धजे मेहमानों के बीच दोनों बहनें एक ही मंडप में बैठी थी। भगवान करे दोनों बहनों की जोड़ी हमेशा साथ रहे, ससुराल में एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन नंदनी के मन में जहां अपनापन था, वहीं आरजू के मन में मुकाबला था। नए घर में दोनों बहनों की नई शुरुआत हुई। उनके ससुराल में सास भगवती देवी घर की मुखिया थी, तेज तर्रार और शान शौकत पसंद करने वाली औरत। दरअसल नंदनी का पति राजन सरल, जिम्मेदार और खेती बाड़ी का काम करता था। वहीं आरजू का पति आदर्श पढ़ा लिखा और शहर में नौकरी करता। शादी के पहले दिन ही आरजू ने अपनी चाल चल दी। सासू माँ, ये देखिए, मैंने आपके और सौम्या के लिए दिल्ली से खास डिजाइनर ड्रेस मंगवाई है। वाह भाभी, ये तो बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टाइल की लग रही है। वाह बहू, बहुत अच्छा किया तूने। आजकल की बहुएं भी अगर तेरी तरह सोचे तो क्या बात है। दूसरी ओर नंदनी अपनी सास के लिए अपने हाथों से सिलाई की हुई साड़ी लेकर आती है। माँ जी, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। अरे बहू, ये तो बहुत देहाती लग रही है। अब घर में कोई गांव वाली साड़ी पहनकर क्या अच्छा लगेगा। हाँ माँ, इससे तो किसी गांव के मेले में पहन लेंगी ना आप। नंदनी के चेहरे पर मुस्कान ठिठक गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नंदनी सुबह सुबह रसोई में लगी हुई थी। उसने पूरी, आलू की सब्जी, खीर और गुलाब जामुन सब कुछ अपने हाथों से बनाया। भगवान करे सबको पसंद आए। पहली बार कुछ खास कर रही हूँ। वहीं दूसरी ओर आरजू ने फोन उठाया। हाँ शर्मा जी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता और मोमोज पैक करवा दीजिए, सब 5 स्टार रेस्टोरेंट से। हाँ, टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए। जब सब लोग खाने के लिए बैठे, भाभी, ये खाना तो 5 स्टार होटल का लग रहा है, बाहर का खाना है। वाह, बहुत यम्मी लग रहा है। अरे वाह आरजू, तूने तो सबका मन जीत लिया। आजकल की पीढ़ी को बाहर का टेस्ट पसंद है। माँ, जरा नंदनी के हाथ का भी स्वाद तो चखिए। अरे रहने दे बेटा, अब वो देहाती सब्जियां कौन खाएगा। नंदनी एक कोने में खड़ी सबको हंसते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर होठों पर वही विनम्र मुस्कान। आरजू हर दिन कोई ना कोई नया तरीका निकालती थी, जिससे वो सास और नंद के दिल में जगह बना सके। कभी डिजाइनर जूते, कभी महंगे परफ्यूम, कभी गिफ्ट वाउचर। जबकि नंदनी हर बार अपने हाथों से कुछ बनाती थी, लेकिन हर बार ठुकरा दी जाती थी। भाभी, आपके तो सिलाई के हुनर का शोरूम ही खोल लेना चाहिए। हाँ सौम्या, बस गांव में ही खोलेंगी, वही सबको देसी फैशन सिखाएंगी। हुनर की जगह पैसा नहीं ले सकता आरजू, वक्त बताएगा कौन सच्चा फैशन है। देख लेना नंदिनी, अब इस घर में जो राज करेगी वो मैं हूँ।
कुछ महीने बीत जाते हैं। बाढ़ की वजह से राजन की खेती में भारी नुकसान हो जाता है। घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा जाती है। माँ, थोड़े पैसे की जरूरत है, खेत में खाद और बीज डालने हैं। अब घर में इतना खर्च कौन उठाए? जब तेरी पत्नी सब देहाती तरीके अपनाती है तो खेत भी वैसे ही चलाओ। नंदिनी चुपचाप सब सुनती रहती है पर बोलती कुछ नहीं है। धीरे धीरे आरजू की चालों और आर्थिक स्थिति की वजह से सास का रवैया और कठोर होता जाता है। आखिर एक दिन, राजन, अब तुम दोनों अपने हिसाब से जीना चाहते हो ना, तो ये घर छोड़ दो। पीछे की झोपड़ी खाली है, वही रहो। राजन ने कुछ नहीं कहा, बस नंदिनी का हाथ थामा और बोला, चलो नंदिनी, मेहनत से ही नया घर बनता है, दीवारों से नहीं। नंदिनी की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर दृढ़ता। वो समझ चुकी थी कि वक्त की परीक्षा शुरू हो चुकी है। कुछ महीने बीत गए। राजन और नंदिनी अब झोपड़ी में रहते थे पर खुश थे। वहीं भगवती हाउस में फिर रौनक लौटी। सौम्या की सगाई तय हो गई थी। पूरा घर सज रहा था पर सौम्या की जुबान पर एक ही बात थी, आरजू भाभी डिजाइनर ड्रेस लाने वाली है सगाई के लिए। नंदिनी ने दूर खड़ी होकर सब कुछ देखा पर मन में बस एक ही ख्याल आया, शायद अब वक्त है जब मैं खुद को साबित कर सकूं। सगाई की तारीख पास आ रही थी। भगवती हाउस में रोज नए नए काम चल रहे थे। फूलों की सजावट, मिठाइयों के ऑर्डर, गेस्ट लिस्ट और सबसे खास सौम्या की सगाई की ड्रेस। सौम्या, तू टेंशन मत ले, तेरी ड्रेस मैं खुद डिजाइन करवाऊंगी दिल्ली के डिजाइनर मनीष तिवारी से। सच भाभी, आप तो बेस्ट हो। सबको बस आप जैसी भाभी चाहिए। मेरी आरजू बहू तो हर काम में नंबर 1 है। उधर आंगन के कोने में झोपड़ी से ये सब कुछ सुन रही थी नंदिनी, जो शांत भाव से अपनी सुई धागों में उलझी थी। राजन जी, सौम्या की सगाई है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा करूँ ताकि फिर से उनका भरोसा जीत सकूं। नंदिनी, तू सच्ची है। तेरे हाथों का हुनर कोई डिजाइनर क्या जाने। बना, जो दिल का है वो बना। वक्त बदलते देर नहीं लगती। नंदिनी ने आंखों में चमक भर ली। उसने ठान लिया कि वो सौम्या के लिए अपनी सुई से चमत्कार कर दिखाएगी। रात दिन नंदिनी कपड़े पर कढ़ाई करती रही। कभी मोतियों की चमक लगाती, कभी जरी की पतली लाइन खींचती। हर टांका जैसे उसकी उम्मीदों की डोर बन गया था। जब दिल से बनाई जाए कोई चीज तो वो हमेशा चमकती है, जैसे सच्चाई हमेशा जीतती है। उधर आरजू अपने कमरे में मोबाइल पर लगी थी। हाँ राकेश, वही डिजाइन कॉपी करवा दो जो सीमा गुप्ता की सगाई में थी। और सुनो, सस्ती कॉटन नेट से बनवाना। ब्रांड का टैग मैं खुद लगा दूंगी। समझ गया मैडम, मैं डुप्लीकेट ब्रांड बना दूंगा। बस सौम्या को लगे कि मैं उसे महंगी ड्रेस दे रही हूँ। नंदिनी तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी। सगाई से एक दिन पहले घर में चहल पहल थी। माँ भगवती देवी ने सबको आदेश दिया था, कल सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई कमी नहीं। भाभी, कल मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। हाँ हाँ, और कल सब तुझे देखकर कहेंगे, वाह क्या ड्रेस है। बस मुझ पर भरोसा रख। सौम्या, अगर तू चाहे तो मैं भी तेरे लिए। ओ प्लीज नंदिनी, तुम्हारी देसी ड्रेस का तो किसी क्लब में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। हाँ भाभी, मैं फैशन वाली लड़की हूँ, मुझे ब्रांडेड लुक चाहिए। नंदिनी ने हल्की मुस्कान दी लेकिन दिल में कसक थी। छोड़ दे नंदिनी, हर चमक सोना नहीं होती। तू बस अपना काम कर, कल सब देखेंगे। पूरा भगवती हाउस फूलों और लाइटों से जगमगा रहा था। बैंड बाजे की आवाज, हंसी ठिठोली और ढेर सारे मेहमानों की भीड़। देखो मेरी सौम्या की सगाई कैसी शाही लग रही है, और उसकी ड्रेस तो बस धूम मचा देगी। लेकिन जब सौम्या ने वो डुप्लीकेट डिजाइनर ड्रेस पहनी, कपड़ा चिपक रहा था, नेट खुरदरी थी और रंग चटक कर आंखों में चुभ रहा था। भाभी, ये तो बहुत अजीब लग रही है। इतना टाइट क्यों है? फैशन में आराम नहीं देखा जाता सौम्या। अब बस मुस्कुरा और बाहर चल। जब लड़के वाले पहुंचे और सौम्या को देखा तो सबका चेहरा देखने लायक था। अरे ये कैसी ड्रेस पहना दी है आपने? ये तो किसी नाइट पार्टी की लग रही है, सगाई की नहीं। हमें ऐसा फैशन पसंद नहीं है। हमारी बहू सादगी में ही शालीन दिखनी चाहिए। ये शादी नहीं हो सकती। सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। भगवती देवी का चेहरा लाल हो गया। आरजू, ये क्या कर दिया तूने? सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। माँ जी, मैंने तो डिजाइनर से मंगवाई थी, मुझे क्या पता ये ऐसा निकलेगा। भाभी, आपने कहा था मैं प्रिंसेस लगूंगी। अब सब हंस रहे हैं।
इतने में भीड़ के बीच से नंदिनी आगे बढ़ी। वो शांत थी पर आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं सौम्या को थोड़ी देर के लिए कमरे में ले जाऊं। अब जो हो गया वो सुधरेगा कैसे? अगर कोशिश सच्ची हो तो हर गलती सुधर सकती है माँ जी। वो सौम्या को कमरे में ले गई। वहां उसने अपने हाथ से बनाए कपड़े का बंडल खोला। एक सुंदर पेस्टल पिंक गोटा पट्टी ड्रेस हल्की झिलमिल और शालीनता से भरी थी। अब तो ये पहन ले, ये दिल से बनाई है, डिजाइनर से नहीं। भाभी, मैंने आपसे बुरा कहा था, फिर भी आप। घर की बहनें अगर एक दूसरे की मदद ना करे तो कौन करेगा? उसने अपने हाथों से सौम्या का सिंपल लेकिन सुंदर मेकअप किया। गुलाबी लिप शेड, हल्का काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी। जब सौम्या दोबारा हॉल में पहुंची तो सबकी नजरें ठहर गई। अरे वाह, तो ये सच में परी लग रही है। अब बात बनी। अब ये सगाई हमें मंजूर है। तालियां बज उठी। सगाई की रस्म पूरी हुई। नंदिनी, तूने आज घर की इज्जत बचा ली बेटा। भाभी, मैं आपको गलत समझती रही। आप तो सच्ची फैशन क्वीन है। नंदिनी, मैं बहुत गलत थी। मैंने तेरा हक छीनने की कोशिश की, पर तूने तो मुझे माफ कर दिया। रिश्ते में जीत हार नहीं होती आरजू, बस प्यार होता है। मेरी नंदिनी ने आज दिखा दिया, असली डिजाइनर वही है जो दिल से बुनता है। सगाई के बाद सब परिवार के लोग नंदिनी के गले लग गए। भगवती देवी ने उसकी घर छोड़ने की बात रद्द कर दी। अब तू फिर से हमारे घर की लाडली बहू है। अब इस घर की डोर सच्चाई के हाथ में रहेगी और अगली बार कोई भी डिजाइनर ड्रेस नहीं, बस नंदिनी की देसी ड्रेस ही चलेगी। सब हंस पड़े। बैंड की धुन पर फिर से घर में खुशियां गूंज उठी। कहानी का संदेश, दोस्तों, सच्चा फैशन दिल से आता है, पैसे से नहीं। दिखावे की चमक थोड़ी देर रहती है, पर सादगी की चमक हमेशा दिल में बस जाती है। वो कहते हैं ना कि पैसा अगर किसी के सर पर चढ़ जाए तो सबसे पहले अपनों को जलाकर खाक करता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए इस कहानी के जरिए जानते हैं। मम्मी, जल्दी से हमारा पिज्जा लेकर आओ ना। हाँ मम्मी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से लेकर आओ ना। अरे बच्चों, बस आ ही गया तुम्हारा गर्मा गर्म पिज्जा। ये लो, आज तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज भी डाली है। मम्मी, ये पिज्जा तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू सो मच। मैंने तो अभी तुम दोनों के लिए चीज बर्गर भी बनाया है। तुम दोनों बैठकर पिज्जा खाओ, मैं अभी चीज बर्गर लेकर आती हूँ। अमीर जेठानी के दोनों बच्चे पीहू और रोहित गर्म गर्म चीज पिज्जा खा रहे होते हैं, जिसकी खुशबू नीचे रह रहे गरीब देवरानी के बच्चों तक आ जाती है। साक्षी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ऊपर से लगता है चाची ने पिज्जा बनाया है। मेरा भी पिज्जा खाने का मन कर रहा है। चलो चलकर हम भी चाची से अपने लिए पिज्जा बनवाते हैं। गरीब देवरानी के दोनों बच्चे पिज्जा की खुशबू से ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि रोहित पीहू मजे से पिज्जा खा रहे हैं। तुम दोनों पिज्जा खा रहे हो, हमें भी थोड़ा सा दे दो ना, भूख लग रही है। हम क्यों दे तुम्हें हमारा पिज्जा? इतना ही पिज्जा खाने का शौक है तो जाकर अपनी मम्मी से बनवा लो। हमारी माँ कहती है कि हमें हमेशा मिल बांटकर खाना चाहिए, और हम तो तुम्हारे भाई बहन है ना, हमें भी पिज्जा खाने दो। इतना कहकर साक्षी जैसे ही पिज्जा लेने लगती है तो पीहू उसे जोर से धक्का मार देती है, जिससे साक्षी जमीन पर गिरकर रोने लगती है। साक्षी की रोने की आवाज सुनकर नीचे रह रही साक्षी की मां नंदिनी भागी भागी ऊपर आती है। वही किचन में से श्रुति भी बाहर आ जाती है। क्या हुआ साक्षी बेटा, तुम गिर कैसे गई? साक्षी पीहू से पिज्जा ले रही थी ना, इसलिए पीहू ने साक्षी को धक्का दे दिया। पीहू, ऐसा कोई करता है क्या? देखो, तुम्हारी वजह से साक्षी के घुटने पर कितनी चोट लग गई। खबरदार जो मेरी बेटी से इस तरह बात की तो तमीज खुद के बच्चों में नहीं है। कितनी बार कहा है कि अपने इन दोनों गरीब बच्चों को नीचे रखा करो। इनकी हिम्मत कैसे हुई ऊपर मेरे घर में आने की? अगर आइंदा इन दोनों में से किसी ने भी ऊपर आने के लिए सीढ़ियां भी चढ़ी ना, तो टांगे तोड़ दूंगी इनकी, समझी? अब जा दफा हो जा अपने गरीब बच्चों को लेकर। अपनी अमीर जेठानी की बातें सुनकर नंदिनी अपने दोनों बच्चों को लेती है और रोते हुए नीचे आ जाती है। श्रुति का पति आकाश एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में काम करता था, जिसके चलते श्रुति ऐशो आराम के साथ ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी। लेकिन वहीं नंदिनी का पति अभिनव एक मामूली सी फैक्ट्री में वर्कर था।
जिसके चलते गरीबी में उन सबको नीचे के कमरे में रहना पड़ता था। जहां जेठानी का ऊपर वाला फ्लैट किसी महल से कम नहीं था, वहीं एक ही घर में रहने के बावजूद भी नीचे रह रही देवरानी का घर किसी झोपड़पट्टी की तरह दिखता था। माँ, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, ये पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा है। मुझे ऊपर चाची के घर पर जाने दो ना। पता है, वहाँ पर 2-2 एसी लगे हुए हैं। बेटा, तेरी चाची बहुत अमीर है, इसीलिए वो सभी लोग एसी में रहते हैं, लेकिन हमारी एसी में रहने वाली हैसियत नहीं है। और तुम ऊपर गई तो फिर सुबह की तरह तुझे रुला दिया जाएगा, और तुम अगर ऊपर गई तो फिर सुबह की तरह तुझे रुला दिया जाएगा। बेटा, नीचे रहने की वजह से हर गर्मी में गरीब देवरानी के परिवार को काफी ज्यादा परेशानी होती है। श्रुति, थोड़ी देर के लिए हमें ऊपर आने दो। नीचे गर्मी से बुरा हाल हो गया है बच्चों का भी। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। खबरदार जो तू या तेरे बच्चे ऊपर आए तो। अपनी अमीर जेठानी के ऐसे स्वभाव से गरीब देवरानी काफी ज्यादा परेशान रहती थी, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो लोग उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। इसी के साथ अमीर घमंडी जेठानी श्रुति अपने गरीब देवरानी से नौकरों की तरह घर के सारे काम करवाती थी। मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए कहा था ना, और तूने अभी तक कपड़े नहीं धोए, और ना ही मेरे घर की सफाई की है। श्रुति, मुझे मेरे भी घर के काम करने होते हैं। अगर तुम अपने घर के कुछ काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? जब तेरे जैसे गरीब देवरानी मेरे पास हो तो मैं नौकरानी क्यों रखूं? भगवान का शुक्र अदा कर कि हम तुझे नीचे रहने दे रहे हैं, वरना कब का धक्के मार के तुझे और तेरे बच्चों को निकाल देते। साक्षी की नीचे वाली घर के पेपर भी श्रुति के पास ही थे, जिसके डर से साक्षी हमेशा श्रुति की बदतमीजी को चुपचाप सहा करती थी। लेकिन वहीं श्रुति इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। ऊपर रहने की वजह से आए दिन वो घर का सारा कूड़ा कचरा ऊपर से नीचे रह रही गरीब देवरानी के घर में फेंक दिया करती थी। उस दिन बड़ा ज्ञान दे रही थी ना मुझे, अब बताती हूँ इसे। मैं अभी देखती हूँ कि इतना सारा कूड़ा कचरा कैसे साफ करती है। श्रुति आए दिन नंदिनी के साथ घर में कचरा फेंक देती थी। कभी जानबूझकर नंदिनी के घर का लाइट कटवा देती थी। पता नहीं मेरी जेठानी को ये सब कुछ करके क्या मिलता है। आखिरकार कब तक हमें जिल्लत से भरी जिंदगी को जीना होगा? भगवान, अब तो तू ही कुछ कर। समय गुजरता रहता है, लेकिन श्रुति की हरकतों में कोई भी बदलाव नहीं आता। ऐसे ही एक दिन, वाह श्रुति, तुम्हारा ये नेकलेस तो काफी सुंदर लग रहा है। कितने का है? पूरे 3 लाख का है। मेरे बर्थडे पर इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अपनी सभी अमीर सहेलियों के साथ कार्ड खेल रही होती है कि तभी ट्रे में जूस के ग्लासेस लेकर नंदिनी आती है, जिसे देखकर यामिनी कहती है, श्रुति, तुमने नई नौकरानी भी रख ली? वैसे कितने में रखी है? हम इसे पैसे नहीं देते, बस रहने के लिए जगह और 2 वक्त खाना दे देते हैं। वाह यार, अगर ऐसी नौकरानी हो तो मुझे भी बताना। अपनी जेठानी को अपनी सभी अमीर सहेलियों के सामने खुद को नौकरानी बताने की वजह से नंदिनी को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। लेकिन अपने हालातों की वजह से नंदिनी श्रुति से कुछ भी नहीं कहती, और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। नंदिनी, वैसे ही हमारा कमरा इतना छोटा सा है, ऊपर से भाभी इसमें अपना सारा सामान भी रखवा देती है। अब हम सब सोएंगे कैसे? क्या करूं जी, मैं भी उन्हें कहां तक बोलूं? उन्हें तो बस हमें परेशान करने का मौका मिलना चाहिए। श्रुति जब भी अपने घर के लिए कोई सामान ऑर्डर करती है तो जानबूझकर उस सामान को अपने गरीब देवरानी के नीचे वाले छोटे से कमरे के अंदर रखवा देती है, जिससे नंदिनी और उसके परिवार वालों को उठने बैठने में काफी परेशानी होती है। और आज तो श्रुति अपनी गरीब देवरानी को परेशान करने की सारी हदें पार कर देती है। श्रुति जानबूझकर अपनी सीढ़ियों से सर्फ के पानी को नीचे नंदिनी के घर तक गिरा देती है। अब आएगा असली मजा। नंदिनी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो हॉल में सर्फ का पानी पड़ा होने की वजह से नंदिनी बहुत बुरी तरह से फिसल कर गिर जाती है, जिससे नंदिनी के पैर और कमर में काफी चोट आती है। आह, मेरी कमर! आह, ये सर्फ का पानी यहाँ किसने फेंका? नंदिनी समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी अमीर जेठानी ने ही किया है,
लेकिन नंदिनी ये जानकर भी अपनी जेठानी का क्या ही बिगाड़ लेती। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी करनी आपके परिवार वालों पर जरूर उतरती है। श्रुति के पति आकाश ने कुछ समय पहले अपनी कंपनी छोड़कर बैंक से लोन लेकर अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, जिससे उन्हें काफी पैसों का घाटा होता है। श्रुति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। बैंक का लोन कैसे चुकाऊंगा मैं? परेशान मत हो, मेरी जितनी भी ज्वेलरी है मैं उन्हें बेच दूंगी। इतना काफी नहीं होगा श्रुति, उन्हें बेचकर भी हम लोग सिर्फ 6-7 लाख का ही लोन चुका सकते हैं। अब लगता है बाकी पैसों के लिए हमें अपना फ्लैट भी बेचना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी श्रुति और आकाश को अपना शानदार फ्लैट बेचकर बैंक के सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं। घर बिक जाने की वजह से अब वो सभी अपने बचे कुचे सामान और बच्चों को लेकर घर से जाने लगते हैं, जिसे देखकर अभिनव कहता है, रुक जाइए भैया, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अभिनव, तू तो जानता ही है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारा घर बिक गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए अब मैं अपने परिवार को लेकर किराए के मकान ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। भैया, हमारे होते हुए आपने सोच भी कैसे लिया? भले ही हमारा नीचे वाला ये घर आपके ऊपर वाले घर की तरह बड़ा और शानदार नहीं है, लेकिन हम सब लोग आराम से एक साथ इस घर में रह सकते हैं। सुख में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख में सिर्फ आपके अपने ही होते हैं। नंदिनी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस जेठानी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें ताने दिए, तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ा, अब उसी जेठानी के परिवार को तुम अपने घर में रख रही हो। भाभी, आप लोगों ने भले ही हमें कभी अपना न समझा हो, लेकिन आप लोग तो हमारे अपने ही हैं। हाँ भैया, अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब लोग यहीं साथ में रहेंगे। और भैया, मैंने मेहनत मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे भी जोड़ लिए हैं। अब हम दोनों भाई उन पैसों से अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब अमीर घमंडी जेठानी का परिवार गरीब देवरानी के छोटे से घर में रहता है। वहीं दोनों भाई मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और भगवान की कृपा से इस बार उनका बिजनेस काफी अच्छा चलता है और दोनों परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।